अगर आपका है किसी बैंक में कोई खाता या डीमेट अकाउंट या कहीं भी कोई भी अकाउंट है जिसमें हैं रुपए यानी कि पैसे, और आपने वहाँ किसी को बना रखा है नॉमिनी, और आप सोचते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद या आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके बाद आपका पैसा मिल जाएगा आपके नॉमिनी को, तो ऐसा सोचना आपका यहाँ गलत हो सकता है। जी हाँ, आज का वीडियो इसी पर आधारित है कि क्या आपके बाद आपके नॉमिनी को आपके पैसे मिल पाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरा मामला क्या है डिस्कस करेंगे, विस्तार से बताएंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सुप्रीम कोर्ट का एक केस, और उस केस के डिटेल्स भी आपको बताऊंगा विस्तार से। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, कागज़ और पेंसिल को यानी कि बॉल पेन को आप लोग साथ में लेके बैठे हैं। इसमें नोट करने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। वीडियो को स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आखिर है क्या? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है नई, जिसके अनुसार आपका कोई भी बैंक खाता है, डीमेट खाता है या कोई अन्य कोई अकाउंट है, जैसे कि बीमा भी हो सकता है, अगर आपका इस तरीके का कोई भी खाता है और वहाँ पर अब तक आपका नॉमिनी यानी कि आपकी मृत्यु के पश्चात आपके रुपए किसको मिलने चाहिए, आप किसको देना चाहते हैं, उसको नॉमिनी कहते हैं। अगर वो नॉमिनी दर्ज नहीं है, नॉमिनी को हिंदी में आप कह सकते हैं कि आपने तय किया है कि आपका उत्तराधिकारी आपके रुपए का कौन होगा। तो आपने अगर नॉमिनी नहीं भरा है तो भारत सरकार का आदेश है, तुरंत भर दीजिए, तत्काल भर दीजिए। अगर डीमेट अकाउंट है तो वहाँ से आपको कॉल और ईमेल और मैसेज आ रहे हैं, और अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो वहाँ से आपको फ़ोन और मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको नॉमिनी भरना है, तो आप तत्काल भर दें, देर ना करें। भारत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। और इसी क्रम में जो शेयर मार्केट को जो देखता है, सेबी नाम की संस्था जो है, उस सेबी नाम की संस्था ने भी इसमें गाइडलाइन जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है 2023। 31 दिसंबर तक इसको भर देना चाहिए। हालांकि आप लेट हो गए तो लेट फीस के साथ या रिक्वेस्ट के साथ आप भर सकते हैं, लेकिन नॉमिनी को आपको जल्द से जल्द भर देना है। तो ये तो रहा नॉमिनी भरना, यानी कि आप किसको चाहते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है उसका पैसा किसको मिले, आपकी जायदाद किसको मिले, आपका जो सेबी अकाउंट है जिसमें आप शेयर मार्केट करते हैं या आपने कुछ म्यूचुअल फंड्स वगैरह ले रखे हैं वो किसको मिले। तो ये तो हो गया ये। और अगर आपका बीमा है कोई, तो बीमा में आपको नॉमिनी बनाना है, क्योंकि बीमा की रकम भी ऐसे ही आप छोड़ नहीं सकते, वहाँ भी आपको नॉमिनी रखना है कि आप उस रकम को किसको देना चाहते हैं। तो एक पहलू तो ये हुआ कि नॉमिनी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज का वीडियो है कि अगर नॉमिनी है तो भी ज़रूरी नहीं कि उसको पैसा मिलेगा। इसलिए अब आपको यहाँ सावधान होने की ज़रूरत है, आपको चौंकने की ज़रूरत है। आपको एक ये चेतावनी है कि आप चौंक जाएं और आप सावधान हो जाएं और आप जानें कि ऐसा क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस है। इस केस में सब कुछ बहुत विस्तार से डिस्कस किया गया। हालांकि पूरा केस डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे और बताते बताते मैं थक जाऊंगा। इसलिए इस केस के कुछ मुख्य बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैंने लिए हैं, आप लोग उनसे समझ सकते हैं कि मामला आखिर है क्या। इस मामले में ये हुआ कि एक व्यक्ति ने अपनी जो बीमा की जो पॉलिसी थी उसमें अपनी पत्नी और अपने बच्चों को नॉमिनी बनाया, और उनकी डेथ के बाद, उस व्यक्ति की जब डेथ होती है तो उसके जो लीगल हायर्स इनको बोलेंगे, उसके लीगल हेयर्स जो थे, उसके वारिस जो थे, उसके वारिसान जो थे, वो पहुंचे संबंधित कंपनी में, उन्होंने क्लेम डाला। इधर जो उसकी मदर और जो उसके पेरेंट्स थे उस व्यक्ति के, उन पेरेंट्स ने भी उसमें अपना डाला कि क्लेम हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी उसके आश्रित हैं, हम उसके पेरेंट्स हैं। मामला निचली अदालत से तय हुआ कि उसके बीवी और बच्चों को वो पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि उसने उनमें नॉमिनी उनको बनाया गया था। जो पेरेंट्स थे उन्होंने इसके विरुद्ध अपील की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से भी फैसला जो था नॉमिनी के पक्ष में गया। इसके बाद मामला पहुंचता है सीधे सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट अब मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पूरी केस की सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो कुछ बातें कही, महत्वपूर्ण बातें थी, वो आप लोग नोट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि मृतक जो तय करके जाएंगे कि उनके अनुसार उनका पैसा उनकी पत्नी को मिले, बच्चों को मिले, ये सही नहीं है, क्योंकि आपने नॉमिनी बना दिया। आपको ये भी देखना है कि आपके जो लीगल जो हेयर्स हैं आपके, उसमें आपके जो गार्जियन हैं, माता पिता हैं, जो आपके आश्रित हैं, वो भी आते हैं। तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा मृतक की संपत्ति में जो जनरल रूल है अब तक वो ये है, मृतक की कोई संपत्ति होती है तो उसकी पत्नी, उसका बेटी बेटा जो भी होते हैं, और उसकी माँ, इनका हक माना जाता है। वारिसान में भी इन लोगों के नाम दर्ज होते हैं। वारिसान जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद बनने वाला लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि संबंधित जो व्यक्ति इसकी डेथ हुई है उसने किन लोगों को अपने उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ा है। और नॉमिनी को पूरा पैसा चला जाएगा। अगर ये कंडीशन तब लागू होगी जब बीमा की जो रकम है वो उसमें नॉमिनी का पूरा खोल के रखा गया हो बीमा के फॉर्म में कि नॉमिनी किसको बनाया जाता है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरा पैसा जो है वो 3 जगह बांटा जाएगा, और इस 3 जगह में एक हिस्सा जो है उसकी पत्नी उसको मिलेगा,
एक हिस्सा उसके बच्चों को मिलेगा, और जो तीसरा हिस्सा है वो उसके गार्जियंस को यानी उसके पेरेंट्स को मिलेगा जो उस पर आश्रित हैं। तो आप अगर ये सोचते हैं कि आप किसी को नॉमिनी बना देते हैं तो सारा पैसा उसको मिल जाएगा, अपने आपके जो लीगल जो आपके उत्तराधिकारी बचते हैं, आपके आश्रित जो बचते हैं, आप सोचते हैं कि उनको नहीं मिलेगा, तो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये हो सकता है कि पैसा जिसको आपने नॉमिनी बनाया उसको मिले, लेकिन उसके अलावा जो और यहाँ पर बताए गए हैं 3-4 जो उत्तराधिकारी हैं जो आपके उत्तराधिकार अधिनियम में ही बताए गए हैं, उनको भी आप जो भी पैसा है उसमें उनका हिस्सा है उसको आप रोक नहीं सकते। नॉमिनी मतलब आप समझ लीजिए कि आपके पैसे का एक वो मैनेजर होता है, आपके पैसे का पूरा उपयोग करने की पावर उसके पास नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो मृतक है वो कुछ रुपए छोड़ के गया, इसके साथ उसके ऊपर कुछ देनदारियां भी थी। यानी मान लीजिए कि मृतक ने 5 लाख रुपए छोड़े अपने बैंक के अकाउंट में या बीमा में, और उसके पास 7 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का कर्ज था या 5 लाख रुपए का कर्ज था, तो नॉमिनी जो भी होगा वो पैसे की रकम लेने से पहले उसको वो सारी जो देनदारियां हैं वो चुकाने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। यानी कि नॉमिनी केवल, आप ये मत समझिए नॉमिनी हो या उत्तराधिकारी हो कि वो केवल ले सकता है, अगर कुछ देनदारियां भी संबंधित व्यक्ति छोड़कर गया है और देनदारियां लिखित रूप में हैं, लीगल रूप में हैं, तो वो देनदारियों को देने की जिम्मेदारी भी उन्हीं वारिसान की और उसी नॉमिनी की बनती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जाते जाते इस वीडियो का शीर्षक मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग सुन रहे हैं तो आपको मैंने बोला था कागज़ कलम लेके बैठिए, तो आप लोग नोट भी करना चाहेंगे। इसका टाइटल आप लोग नोट करिए, इसका टाइटल है सरवती देवी वर्सेस श्रीमती ऊषा। सुप्रीम कोर्ट का ये मसला है और इसकी जो डेट ऑफ डिसीजन है यानी कि आदेश की जो डेट है वो है 6/12/1985। और सुप्रीम कोर्ट का ये मसला है और उसकी जो बेंच थी वो E.S. वेंकटरमैया और R.B. मिश्रा 2 जस्टिस की बेंच ने इस फैसले को दिया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप भी हो जाएं सावधान, हो जाएं सतर्क, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर अवश्य करें, फॉरवर्ड अवश्य करें। कुछ आपको पूछना हो, लगता हो कुछ रह गया जल्दबाजी में बताने से, तो आप लोग हमें मैसेज या ईमेल लिख सकते हैं। कॉल ना करें, कृपया करके कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। आप कॉल करते हैं तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाता है। तो आप लोग जो भी कहना चाहते हैं मैसेज में कहें, कॉल ना करें। इसके अलावा आप लोगों से पुनः निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑफिशियल प्रतीक चौधरी और चौधरी लीगल एसोसिएट दोनों यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट और RTI एक्टिविस्ट प्रतीक चौधरी। इन सब के जो लिंक हैं वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।